नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLC टॉप 50 IAS से स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। मैनेजमेंट की क्लासेस जो है जनरल मैनेजमेंट, उसकी क्लासेस काफ़ी दिनों से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा को लेकर। पटवारी के एग्ज़ाम में तो ये सिलेबस नया है, लेकिन PEB के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सिलेबस पहले पूछा जा चुका है। जैसे लेबर इंस्पेक्टर या और भी 2017-18 में जो एग्ज़ाम हुई, उन्हीं में से PEB का एक पेपर है। उस पेपर के प्रश्नों की अपन लोग चर्चा करेंगे। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जनरल मैनेजमेंट के जिस डायरेक्शन में अपन सिलेबस को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। साथ ही पर्सनल स्टडीज़ में आप लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी कि हमें किस प्रकार के टॉपिक या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे और एक चीज़ ये भी सीखेंगे कि ये प्रश्न जो हैं सामान्य जिंदगी से संबंधित है, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे रिलेटेड है। तो कैसे इन प्रश्नों का जवाब हम अपनी एक अवेयरनेस से दे सकते हैं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उससे दे सकते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी 2022 के लिए GLC संस्थान का सराहनीय प्रयास 251 रुपये का कोर्स, जिसमें आपको मिलता है ई नोट्स जो मोबाइल पे एक्सेस है, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट के रूप में, और स्पेशल वीडियोस जो जैसे आपके टॉपिक है सामान्य प्रबंधन, विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव सीरीज, और भी कुछ विशेष लगता है तो उनकी MCQ सीरीज जो है आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो आप YouTube पे दे रहे हैं और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेज करें। ये प्राइस केवल कुछ समय के लिए है, कोर्स आपके मोबाइल में होना चाहिए। आइए शुरू करते बिना समय गंवाए। पहला इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हत्या कर दी गई है, मतलब सीधा सीधा ही मर्डर का ही प्लान रखा है प्रश्न में। लेकिन जब आप इस प्रश्न को बड़े तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बड़े आसान प्रश्न हो जाएगा। कैसे? एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक शब्द आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको परीक्षा में इन शब्दों का अर्थ ध्यान नहीं रहा तो ये बहुत सारी जगह आएंगे। इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ए बिजनेस लोन रीपेबल अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफाइड शेड्यूल इज नॉन एज ए, कि आपने एक लोन लिया है, कौन सा लोन लिया है? बिजनेस लोन लिया है, उसको रीपेबल अकाउंट अकॉर्डिंग जो है मतलब आपको जो वापस देना है उसका शेड्यूल आपको दिया गया है। इसी बात को हिंदी में कितने खतरनाक तरीके से कहा, अनिर्दिष्ट अनुसूची। एक निर्दिष्ट अनुसूची मतलब एक शेड्यूल जो है, यहाँ पे जो आपका आया है कौन सा शब्द? शेड्यूल। एक निर्दिष्ट अनुसूची के साथ प्रतिदेय, प्रतिदेय मतलब क्या हो गया? रीपेबल। एक व्यवसाय ऋण, व्यवसाय ऋण मतलब बिजनेस लोन। अब क्वेश्चन सरल हो गया है, उस शेड्यूल को क्या कहेंगे? पहला शब्द दिया है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब आप ये समझिए, प्रबंधन की भाषा में बॉन्ड का मतलब होता है करार, कि मैंने किसी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग की तो कंपनी के द्वारा मुझे ये कहा गया कि 1 वर्ष के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। आप पटवारी बने, शासन ने आपसे कहा कि अगले 3 वर्ष आप बॉन्ड पे हैं और आपका वेतनमान जो है इतना इतना अधिक रहेगा। ये समय बॉन्ड पीरियड पूरा कर लेते तो आपकी स्थायी नियुक्ति हो जाएगी। बॉन्ड समझ में आ गया? तो यहाँ पे उस चीज़ का तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिनको एक ही दिन में करोड़पति बनना होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में अपन जाते हैं तो नॉर्मली वहाँ इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्टॉक। ठीक है, या सामान्य अर्थों में अपन इसको क्या कर सकते हैं, जो जमा करते हैं अपन, आपने जो कोई भी स्टोर कर रखी है चीज़ें तो उसको भी स्टॉक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे भी उसका कोई संबंध नहीं है कि बैंक बार बार बिजनेस लोग आपको स्टॉक करके रिपेबल करेगा। सिक्योरिटी, प्रतिभूति, मतलब ये वही है, साहूकार के पास गए तो बोला कि क्या रखोगे, गाड़ी गिरवी रखोगे कि गहना गिरवी रखोगे, कि सारी चीज़ें प्रतिभूति। तो यहाँ पे हो गया आवधिक कर्ज। अब ये ऐसा शब्द है, इसको देख के ऐसा लगे कि ये क्या है, लेकिन अगर इसको आप इंग्लिश में देखेंगे टर्म लोन। टर्म लोन मतलब क्या है? अलग अलग समय पे आपको लोन पे करना, कि आपको महीने की प्रत्येक इस तारीख को आपको लोन चुकाना है। तो एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाएगा, टर्म लोन या आवधिक कर्ज के रूप में। क्लियर है? देखिए, प्रश्न भले आप कुछ ही हल करें मेरे साथ, लेकिन आप मेरे साथ प्रेम पूर्वक प्रश्न की जो शब्दावली है उसको समझने का प्रयास करें। ये जो पेपर है PEB के पुराने 2017-18 लेबर इंस्पेक्टर ये जो परीक्षाएं हुई थी उसी में से लिया गया है कि सामान्य प्रबंधन में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, ये कैसे किया जाता है और कार्य करने की परिस्थितियां क्या है के बारे में एक लिखित विवरण निम्न रूप में जाना जाता है। अब इसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मेरा अगला टॉपिक जो कल आएगा मैनेजमेंट का, लेखांकन, प्रबंधन में लेखांकन की भूमिका, अकाउंटिंग की भूमिका, उसमें आप इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को अपन इंग्लिश में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, a written statement of what the worker actually does
हाउ इट इज़ डन एंड द वर्किंग कंडीशंस इज नोन एज है, मतलब एक व्यक्ति जो कार्य करता है कैसे किया जाता है, कार्य करने की प्रक्रिया, उसके बारे में निम्नलिखित में क्या विवरण रहेगा, सब किससे कहलाएगा। जॉब डिजाइन, कार्य अभिकल्पन। अभिकल्पन का मतलब क्या हो गया कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसा है, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं आ सकती है। कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, क्या काम करता है, ये कैसे किया जाता है, कार्य करने की परिस्थितियां, क्या टाइम होगा, कितने बजे से काम करेगा, तो ये जो दिख रहा है इसमें दिख रहा है विवरण, पूर्ण रूप से विवरण मौजूद है, तो कार्य विवरण सही उत्तर हो सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब कि भाई आप कंप्यूटर का काम करते हैं मतलब कंप्यूटर का ही काम करेंगे, तो ऐसा तो वहां कुछ दिया नहीं है। जॉब मोटिवेशन कि आपने काम अच्छा किया है, 1 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपकी सैलरी बढ़ी, आपको बोनस दिया गया, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण। अब आपको मैनेजमेंट के इन प्रश्नों में एक चीज समझ में आ रही है कि जो शब्द क्वेश्चन में दिए गए हैं उन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उन शब्दों का इस्तेमाल आपके दैनिक जीवन में है तब तो आपके लिए बहुत आसान है, और दैनिक जीवन में नहीं है तो इन शब्दों के अर्थों को आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही जैसा हम गणित में प्रश्न को जल्दी करने के लिए विकल्प का जो ऑप्शन है उसको रख के करते हैं, वैसे यहाँ पे ऑप्शन जो है उनको पढ़ के आप आंसर को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। निम्नलिखित में से लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबे अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा ये तय हो रहा है कि एंटायर फ्यूचर मतलब भविष्य में भी अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन जारी रहेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट अपने को समझने पड़ेंगे सारे से। पहला है आर्थिक इकाई अवधारणा, इकोनॉमिक इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट। आर्थिक इकाई अवधारणा जो है अध्ययन के लिए कि किसी भी इकाई, जो अपन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उससे संबंधित है, तो इस चीज का तो इससे लेना देना नहीं है। फिर है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। ठीक है, अब यह सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा को थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आगे बढ़ रहा है उसकी परिकल्पना को, अवधारणा को प्रस्तुत करना, या अवधारणा कॉन्सेप्ट, ये शब्द आप समझिएगा। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न आगे बढ़ते हुए। ठीक है, फिर है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कैश कंसेप्ट, नगद अवधारणा। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि नगद अवधारणा नहीं हो सकती है, लागत अवधारणा नहीं हो सकती है, आर्थिक इकाई अवधारणा और सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा है, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। आर्थिक इकाई अवधारणा जो है उसका संबंध जो है वो किससे है कि अध्ययन करने से संबंधित है, किसी इकाई के संदर्भ में, उससे संबंधित लेखांकन। लेकिन सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा जो है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है, वो ये ध्यान में रखती है कि आज जो ये योजनाएं बनाई जा रही है ये भविष्य में भी इस संस्था के लिए आगे आवश्यक रहेगी, ये संस्था भविष्य में लंबे समय तक काम करेगी। तो यहाँ पे भी उत्तर निकालने में आपने देखा होगा विकल्प जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करे उस आंसर को निकालने में। अगर हमें एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा अपनी एकाग्रता उस पर रख के उस उत्तर को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा। सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं को निम्न में से कहा जाता है। ठीक है भाई, आइटम दैट विल बी कंज्यूम्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस आर टर्म्ड एज ए। सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली, सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली वस्तु क्या रहती है, किसी भी विभाग में जो चीजें उपयोग में आती है, एक तरह से ये मान लीजिए आप, या दैनिक जीवन में काम आती है। मूर्त मतलब दिखने वाली, जो दिखती है वो मूर्त, जो नहीं दिखता, जिसका रूप आकार स्वरूप नहीं है वो अमूर्त। ठीक है, सप्लाई आपूर्ति, प्रोड्यूस उत्पादन, उत्पादन तो अलग ही चीज हो गई। वर्क इन प्रोग्रेस निर्माणाधीन कार्य, उसके बारे में कोई बात नहीं करा। सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं को क्या कहा जाता है, आपूर्ति सप्लाई। अपन जैसे बात करें ना डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जैसी मांग होगी वैसी आपूर्ति होगी। तो मांग यहाँ पे कहा है सामान्य संचालन के द्वारा उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुएं, ये मांग है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उस मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति। इन्वेंट्री वस्तु सूची, ये भी अलग चीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपूर्ति। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालन व प्रतिबंधों को कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया गया, निम्न में से क्या कहलाता है। अब देखिए, प्रश्न बहुत खतरनाक है और प्रश्न में ही ऐसी शब्दावली दी है जो उत्तर में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब यहाँ पे एक एक टर्म को आपको समझना होगा। सबसे पहले तो 1991 की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पे अपन लोग चर्चा करते हैं। पहली चीज, 1991 के दौरान क्या होता, भारत में राजनीतिक अस्थिरता जबरदस्त थी। 1990 से 1992 के मध्य 3-4 प्रधानमंत्री बदले। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव स्थायी सरकार के रूप में आई। इसी समय जो है खाड़ी युद्ध वाली चीजें हुई थी। 1991 में रशिया जो है सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया, उसके 11 अलग अलग टुकड़े हो गए और उस समय रूस हमारा सबसे प्रमुख साथी हुआ करता था। उसके साथ ही भारत की जो आवश्यकताएं वो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस कारण से चूंकि विश्व के अन्य देशों के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस कारण से अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा दबाव था। ऐसी पॉलिसीज आए जिससे क्या हो कि भारत में उन लोगों को व्यापार में सुगमता हो। लेकिन भारत में लाइसेंस प्रणाली इतनी कठिन थी कि एक विदेशी कंपनी तो दूर की बात है, एक देशज कंपनी को भी व्यापार करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 1991 में तात्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए एक नवीन मसौदा प्रस्तुत किया गया। उसमें 3 चीज़ों को विशेष रूप से स्थान दिया गया उस अर्थव्यवस्था के ढांचे में: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, प्राइवेटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, निजीकरण का जो तात्पर्य है वो क्या है? निजीकरण का तात्पर्य होता है उत्पादन की जो समस्त इकाइयां हैं वो निजी हाथों में सौंप देना। सरकार उनसे कर वसूलेगी और ये जो कंपनियां हैं वो क्या करेगी, उत्पादन करेगी, लाभ कमाएगी। ठीक है, औद्योगिकरण ये अलग ही टर्म है, इसको छोड़ दो कि भाई उद्योगों का विकास करना। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या हो गया, जो लाइसेंस राज वाली नीति थी उसमें थोड़ा उदार बन जाना, मतलब जितनी फॉर्मेलिटीज है डॉक्यूमेंटेशन की उनको जितना कम कर सके उतना कम करना। किसी व्यक्ति के व्यापार में उतरने के लिए, उद्योग में उतरने के लिए जो बैरियर्स आते हैं, गवर्नमेंट बैरियर्स आते हैं, डॉक्यूमेंट के जो बैरियर्स आते हैं, कागज के, सर्टिफिकेट के, या जैसे क्या बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र के। ठीक है, तो ये चीज़ें कम करना, इसको कहा गया उदारीकरण। और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, मतलब संपूर्ण विश्व एक गाँव के रूप में देखा है। जैसे आप अपने गांव में कुछ भी लेना है इधर उधर एक दूसरे से ले सकते हैं। जैसे आज आपको लग रहा है कि ये टी शर्ट जो है अमेरिकन साइट पे सस्ता है, वहाँ से मंगवा लो। आपको लग रहा है ये मोबाइल वहाँ पे सस्ता है, वहाँ से मंगवा लो, करते ना अपन। तो आप चाहे जहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये हो गया आपका वैश्वीकरण। अब यहाँ पे जो पूछा है उस चीज़ को पढ़ के अपन बताएंगे कि यहाँ पे उदारीकरण क्या है। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंधों को कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया गया। व्यापार संचालन जो है उस पर प्रतिबंधों को कम करने, मतलब जो लाइसेंस राज वाली नीति थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, बहुत सारे जो प्रतिबंध लगा रखे थे, प्रोहिबिशंस थी, उन सबको कम करना। तो ये किसका उदाहरण हो गया? उदारीकरण का। निश्चित रूप से इन 5 प्रश्नों में जर्नल मैनेजमेंट से पीईबी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आपने विस्तार से जाना होगा। 1 मिनट अच्छे से आप मेरी बात सुन के जाइए। अगर मध्य प्रदेश पटवारी 2022 का कोर्स आप लोगों ने परचेज नहीं किया तो 251 रुपये में इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। जर्नल मैनेजमेंट वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं रोज वहाँ पढ़ा रहा हूँ। नोट्स ए और पार्ट बी के रूप में वहाँ से बढ़िया से हैं, मोबाइल पे एक्सेस होंगे ये निश्चित है। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट 200 प्लस डल चुके हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी आपके नेक्स्ट मंथ से आने लग जाएंगे। सामान्य प्रबंधन के वीडियो, विज्ञान, करंट अफेयर और कंप्यूटर जो है उसके एमसीक्यूज वीडियोस भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। और प्राइस विद्यार्थी संधारित कर पाए, विद्यार्थी वहन कर पाए, उतना ही रखा गया 251 रुपये। ये ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐप डाउनलोड करें, GLCIS MPPSC ऐप, कोर्स परचेज करें। धन्यवाद।